ओके प्लीज़ चेक, आवाज़ आ रहा है क्या? आवाज़ आ रहा है क्या? चेक करो, फिर सेशन शुरू करते हैं. ओके हाय. ओके हाय, आवाज़ आ रहा है? प्लीज़ चेक करें. आई होप सो. ओके ठीक है. Unacademy. Let's crack it. There are no silly questions, and we thrive on answering all your doubts. While dedicated doubt solving live classes are a part of every course, we also have the Ask a Doubt feature for quick resolution of doubts even after your live classes. Just click on Ask a Doubt, type your question or click a picture of your doubt, highlight one specific question, choose the subject that the question falls under, and share it with your educator. Let's crack it. देख लो भाई, चेक कर लो. फिर शुरू करते हैं सेशन हमारा विद ब्रांड न्यू लेसन, एकदम ब्रांड न्यू लेसन के साथ. आ जाओ भाई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आ जाओ. मतलब तुमको कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करना है. ओके, यू जस्ट हैव टू ओपन द लेसन. ठीक है, मैं मेरा इमेज साइज देख लेता हूँ, नहीं तो बस मेरा फ़ोटो ज़्यादा बड़ा रहेगा. यस, अगले इलेक्शन में मुझे ही वोट देना. लेसन का साइज़ कम, मेरा फ़ोटो साइज़ ज़्यादा लग रहा है. ठीक है, सो कम कर दिया मैंने थोड़ा सा, सो दैट कुछ लेटर्स भी दिखे हमको. चलो फिर शुरू करें सेशन आज का. लेट अस स्टार्ट. लेट मी जस्ट चेक माइक वही है क्या, नहीं तो पता चला मैं किसी और ही माइक में बोल रहा हूँ. हाँ, माइक वही है, आवाज़ ठीक से आ रहा है फिर. ओके ठीक है. ओके लेट अस स्टार्ट विद दिस स्ट्रैटेजी सेशन की. अगर लिंक नहीं डाली है तो लिंक आ जाएगी बेटा. ठीक है, हाँ यस, टेंशन मत लो, उस टाइम पे वो वाली लिंक आ जाएगी, टेंशन मत लो उसका. ओके आर्यन, द लिंक विल बी पुट लेटर. चलो लेसन शुरू करें अभी. अपना लेसन खोलो प्लीज़, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़. यस, जल्दी 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 टेक्स्ट बुक ओपन कर लो एंड थोड़ा जितना हो सकता है उतना कंप्लीट करते, बिकॉज कैसा है, लेसन बहुत लंबा है, दिल्ली बहुत दूर है और अपने को थोड़ा तो भी पेस मेंटेन करना पड़ेगा. हैव टू मेंटेन द पेस. चलो, ऑन द ओकेजन ऑफ दिल्ली, हरीश वेंट टू मार्केट प्लेस. ये पूरी स्टोरी है. डू वी रियली नीड टू रीड दिस? ऑब्वियसली नॉट. ठीक है, ओके. डू यू हैव सम आइडियाज़ अबाउट दिस इंडस्ट्रीज? पढ़े ही नहीं तो रीड, आइडिया की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, ये क्लास किन के लिए है? ये देखो, दिस इज़ नॉट अ टीचिंग क्लास, दिस इज़ समथिंग वी आर डूइंग टुगेदर. ठीक है, सो ये क्लास उन बच्चों के लिए है जिनकी एग्ज़ाम अभी मई जून 2021 में होने वाली है. ठीक है, मई और जून महीने में 2021 में जिनके एग्ज़ाम्स होने वाले 10th बोर्ड के, ये उन लोगों के लिए सेशन है. ठीक है, हाँ. सो दिस इज़ नॉट टीचिंग सेशन, दिस इज़ रिविजन सेशन. ओके, तो कंप्लीटली डिफरेंट रहता है. टीचिंग इज़ डिफरेंट, रिविजन इज़ डिफरेंट. दिस इज़ रिविजन सेक्शन. ओके ठीक है, चलो शुरू करें अभी. चलो फिर इसको मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है. चलो, थैंक गॉड याद आ गया कि मुझे पहले बोलना है, नहीं तो फिर बस सर कुछ समझ में नहीं आ रहा सर. वो जो 9th में से 10th में गए वो बच्चे. ओके ठीक है, सो दिस इज़ ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर in right now currently in 10th going to have exam in the month of May and June. So production of the goods in large quantities after processing from raw materials to valuable products is called manufacturing. Wow, थोड़ी तालियां दे दो. हाँ बस, NCERT ने पहली बार प्रॉपरली, मतलब यू नो, डेफिनेशन जहाँ एक तो देते नहीं है, तो डेफिनेशन अगर देते हैं तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. इसको कर लो रे भाई, स्क्वायर ब्रैकेट. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का डेफिनेशन दिया तुमको, मतलब कोई भी जो आपके गुड्स हैं, अगर वो बड़े क्वांटिटी बनाते हैं बड़े पैमाने पे रॉ मटेरियल से, और उससे कोई वैल्यूबल प्रोडक्ट बनाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग.
ओके मतलब आप कुछ भी प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी वैल्यू मतलब अगर नहीं है तो दैट इज़ नॉट मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग बोले तो क्या, लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस करना, लेकिन उसका वैल्यू होना चाहिए। नहीं तो बस तुम भी बैठ गए, हाँ बहुत कुछ बना रहे हो, बहुत कुछ बना रहे हो, जैसे कि प्रोडक्शन इन लार्ज क्वांटिटीज़, मान लो ये तुमने डेफिनेशन ले ली, ठीक है, और तुम पेंसिल छीलते बैठ गए, चालू पेंसिल छिलना, ठीक है, तैयार हो रही है, तार हो रही है, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल, ठीक है, वुड से निकालना चालू, खिसी 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 खिसी। इसलिए उन्होंने क्या डाला है कि वैल्यूबल प्रोडक्ट्स अगर बन रहे तो उसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये शार्पनिंग ऑफ द पेंसिल इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ओके, ऑब्वियसली नॉट। आगे बढ़ते हैं। सो डू यू नो दैट द पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड। अब पता ही नहीं था हमको पेपर मैन्युफैक्चर होता वुड से, हमको तो लग रहा था ऐसे आ जाता, पानी से बन जाता। शुगर फ्रॉम शुगर केन, वाओ कितना नॉलेज है ना। आयरन स्टील फ्रॉम आयरन ओर, बापा बापा बापा, पहली बार ही सुन रही है। और एल्यूमिनियम बॉक्साइड से बनता, चलो ये ठीक है, ये कैसा और का इन्फॉर्मेशन है, सो दिस इज समथिंग गुड, बट कम ऑन, थोड़ा तो अपना लेवल होना चाहिए। 10वीं में हम लोग, ऐसा तो है नहीं कि सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में कि जहाँ पे बताना पड़ रहा है कि पेपर कम्स फ्रॉम, बेटा पेपर ना वुड से बनता, तुमको पता है क्या, शुगर अपने को शुगर केन से मिलती। हाँ तो ये बहुत ही बेकार है, सो इसको पढ़ेंगे नहीं हम लोग, ठीक है, नीचे वाले पार्ट को। People employed in the secondary activities manufacture the primary materials into finished goods. Okay, ऐसा है क्या? क्या बोल रहे हैं? People employed in the secondary activities manufacture the primary materials into finished goods. मतलब जो सेकेंडरी एक्टिविटीज, मतलब किसकी बात कर रहे हो वो, सेकेंडरी सेक्टर। सो बेसिकली दे आर गोइंग टू क्रिएट योर न्यू फिनिश्ड गुड्स। द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, कार, ब्रेवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज फॉल इन दिस कैटेगरी। ये सभी उसी के अंदर आते हैं, ठीक है, ओके। कोई इशू अभी तक नहीं ना, आई होप्स नॉट, ओके फाइन। और ये क्या रहता है इसमें, खाली इसका इशू होगा ना ब्रीवरीज का। ब्रीवरीज मतलब क्या रहता है, देखो ब्रीवरीज आर नथिंग बट आपके जहाँ अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं ना, वो जहाँ पे बनते हैं वो, ठीक है, बेसिकली अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ओके तो वो वहाँ पे लिख दो, ओके आगे बढ़ते हैं। सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन द प्रोवाइड, देखो अपन कैसा है, ऑलमोस्ट हर एक पैराग्राफ का मीनिंग देख रहे हैं, तो वहाँ पे अगर कोई ऐसा वर्ड है कि जो अपने को थोड़ा सा तंग कर रहा है तो वहीं पे उसका मीनिंग लिख देंगे, ठीक है, ओके। नाउ सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, अच्छा पता ही नहीं था कुछ लोग सर्विसेज देते बोल के, अच्छा ठीक है। फिर इन दिस चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर। हमको पता ही नहीं चलता, ठीक है, मतलब हमको पता ही नहीं चलता टाइटल पे से कि भाई ये लेसन किसके बारे में है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में है। बोलो तुमको पता था कि, हाँ फिर कितना बड़ा नॉलेज दिए वो, हाँ करो फिर थोड़ा सा थम्स अप बिम्स अप दे दो। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, मतलब वो किसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, विच फॉल्स इन द सेकेंडरी सेक्टर, मतलब एक्चुअली दिस वो लेसन इज ऑल अबाउट सेकेंडरी सेक्टर इटसेल्फ। ओके ठीक है, उसको अंडरलाइन कर लो, आगे बढ़ते हैं। Okay, so the economic strength of the country is measured by the development of the manufacturing industries. Oh my God, economic strength आप कैसे भी गिन रहे हो, राइट? इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आप प्राइमरी सेक्टर पे से गिन रहे हो, सेकेंडरी सेक्टर पे से गिन रहे हो, टर्शरी सेक्टर पे से गिन रहे हो, लोगों के हेल्थ फैसिलिटीज़ पे से गिन रहे हो। ओके सो वो बोल रहे हैं, वही पिछला वाला नॉलेज अपने को चिपका रहे हैं कि बोले देश का अगर तुमको इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देखना है कि कितना बलशाली है पैसे वाइज, हाँ तो आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज देखना पड़ता है। बोले अच्छा पता ही नहीं था हमको, ओके ठीक है ये ले लो, लेकिन फिर भी कैसा एग्जाम में डायलॉग मारने को अच्छा रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट कर लो उसको। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चर, क्या क्या इंपॉर्टेंस रहता है वो देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट इन जनरल। सभी लोग बैकबोन है क्या? मुझे एक चीज़ बोलो, अगर सभी बैकबोन है तो फिर बाकी का हड्डी लगता नहीं है क्या? एग्रीकल्चर इज द बैकबोन, मैन्युफैक्चरिंग इज द बैकबोन, सर्विस सेक्टर इज द बैकबोन, एवरीथिंग इज द बैकबोन, देन व्हाट अबाउट अदर बोन्स विच आर देयर इन आवर बॉडी? ठीक है, दूसरा कोई बोन नहीं है क्या? ओके ठीक है, बट स्टिल इट्स द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। ओके ठीक है, आगे देखते हैं। बिकॉज अच्छा उसका रीजन भी दे रहे हैं। अच्छा बोलो कई को कॉज, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, दे ऑल्सो रिड्यूस द हेवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर बाय इनकम by providing them jobs in the secondary and tertiary sector। तो वो क्या बोल रहा है कि वो एग्रीकल्चर को तो मॉडर्नाइज करता ही है, लेकिन उसके ऊपर जो इतनी बड़ी बड़ी पॉपुलेशन डिपेंड है एग्रीकल्चर की, उधर के लोगों को जॉब भी देती है सेकेंडरी टर्शरी में। अच्छा मतलब इतने बड़े पैराग्राफ में दे वांट टू टॉक अबाउट कि
एग्रीकल्चर को हेल्प करता है और सेकेंडरी टर्शरी में जॉब देता है, ऐसा ही ना? ओके, तो इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखने की क्या ज़रूरत है, खाली लिख देते प्रोवाइड जॉब्स। ओके ठीक है, सो प्रोवाइड जॉब्स, ओके प्रोवाइड्स जॉब्स, इतना ही ना? हाँ, और दूसरा क्या, मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। कमाल करते हो, 2 पॉइंट के लिए पूरा पैराग्राफ लिख दिए। इंक बचा लेते, दूसरे इसमें साइंस बींग्स में से जो डायग्राम है साइंस के, थोड़े डार्क वगैरह प्रिंट कर लेते, फिक्के फिक्के प्रिंट मारे। ओके, मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर लिख दो भाई, मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, क्या करना, 2-4 मतलब वर्ड्स के लिए मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स जॉब्स, पूरा पैराग्राफ लिख डाला है। हाँ तो ठीक है, जान दो, आगे देखते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम अ कंट्री। के वो क्या बोल रहे हैं, बोले अनएम्प्लॉयमेंट अगर और पॉवर्टी तुमको खत्म करनी है, लेकिन अपन ने तो सीखी ना खत्म ही नहीं होती मैनेज करते हैं। अच्छा लेकिन चलो फिर भी बोल रहे हो इरेडिकेट अगर करने का होगा, मतलब ये तो ये तो बच्चे के जैसा हो गया कि बोले अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी खत्म होती है। इट नेवर डज, कोई भी इकोनॉमी में नहीं होती है, किधर का भी देख लो। द मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट लेट्स से डेवलप्ड कोई भी कंट्री अगर रहा, यूएसए ले लो, कोई दूसरा कंट्री ले लो, चाइना ले लो, चलो, लेकिन फिर भी योर अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इज नेवर गोइंग टू स्टॉप। इरेडिकेट नहीं कर सकते, वी कैन मिनिमाइज इट, कैन नॉट इरेडिकेट इट। कम ऑन, मतलब ये बच्चे के जैसा हो गया, हम उसको गरीबी को ख़त्म करेंगे, काय का ख़त्म करेंगे नहीं होता ख़त्म। मतलब देखो गरीब रहने वाले, तो हाँ, तो क्योंकि अगर आपके इकोनॉमी में कोई अमीर है तो कोई गरीब पक्का रहने वाला है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कोई अमीर इसलिए होता है क्योंकि कोई गरीब है, ये लॉजिक थोड़ा समझ के लो, अभी तुम बच्चे नहीं है। ओके, तो ये खतरनाक पॉइंट है इनका। दिस वॉज द मेन, अच्छा वो बनी नहीं है, हाँ उसको बनी पकड़ लेंगे, बनी नहीं है वो, डेविल है वो। हाँ आगे देखते हैं। सो दिस वॉज द मेन फिलोसॉफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया. It was also aimed to bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward areas. क्या बोलने का इनको, वो बोल रहे हैं कि इसमें से अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी खत्म कर सकते हैं। आवा लेकिन जॉब्स का तो अब भी बोले ना तुमने, क्या कमाल करते हो, ऊपर बोलते हो कि एम्प्लॉयमेंट देते हैं, इसमें बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करते हैं। अरे कितना रिपीट पॉइंट। हाँ वैसा नहीं, एक काम करो, यहाँ पे लिख दो पॉवर्टी को ख़त्म करते हैं, नहीं तो बस सीबीएसई अपने मार्क काट लेगा, क्योंकि ऊपर बोले हैं कि जॉब मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और ऊपर क्या लिखे, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होती है। वाह वाह वाह, क्या टैलेंट है। ऊपर एम्प्लॉयमेंट मिलती है पहले पैराग्राफ में, दूसरे एम्प्लॉयमेंट में, दूसरे इसमें क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होती है। वाह भाई वाह। तो एक काम कर लो, वहाँ पे लिख दो पॉवर्टी रिमूवल, रिमूव्स पॉवर्टी। वो जॉब के बारे में कुछ बोलो मत, रिमूव्स पॉवर्टी, ठीक है, रिमूव्स पॉवर्टी। ओके आगे बढ़ते हैं, खतरनाक काम है यार। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपांड्स ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा वो इन शॉर्ट बताना चाहते हैं कि एक्सपोर्ट होता है आपके इंडस्ट्रीज़ की वजह से, और उसकी वजह से क्या मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज, पैसों बाहर की फॉरेन करेंसी मिलती है अपने को। ओके सो फॉरेन करेंसी, ओके ठीक है, उसको लिख दो रे भाई, अंडरलाइन कर लो। आगे देखते हैं। Countries that transform their raw materials into wide variety of finished goods of higher value are prosperous. India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible. ये बिल्कुल जमा नहीं है लास्ट वाला पॉइंट, फिर से एक बार। Countries that transform their raw materials into a wide variety of finished goods of higher value are prosperous. India's prosperity lies in increasing, diversifying its manufactured produce as quickly as possible. क्या कहना चाहते हैं ये लोग, वो ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम किसी चीज़ को फिनिश्ड गुड्स में तैयार करते हो, मतलब रॉ मटेरियल की जगह पे अगर तुम कोई चीज़ बेचते हो मार्केट में रॉ मटेरियल, तो उससे कम पैसा आता है, अगर तुम फिनिश प्रोडक्ट बेचते हो तो ज़्यादा पैसा आता है। ओके ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट वो ये बोल रहे हैं, यहाँ पे किसके बारे में डिस्कशन करना है आपको, रॉ मटेरियल वर्सेस फिनिश्ड गुड्स। इज इट ओके? ओके, पैसे किससे ज़्यादा आते हैं, फिनिश्ड गुड से, और फिनिश्ड गुड किससे बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। तो वहाँ पे अंडरलाइन करके लिख दो भाई, रॉ वर्सेस फिनिश्ड गुड्स। ओके वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे देखते हैं। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। अब इसका क्या मतलब है, कैन समबडी प्लीज टेल, नॉट एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है? ओके मतलब लिमिटेड टू ईच अदर। ओके तो बेसिकली
ओके तो एक दूसरे पे लेट्स से हाँ यस इट्स नॉट इंक्लूडिंग, सो दे मूव हैंड इन हैंड, वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो अलग अलग है. वॉट दे वॉन्ट टू से इज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर नॉट लेट्स से सेपरेट, they generally are dependent on each other. For instance, agro-based industries in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity. They depend on the latter for the raw material and sell their products such as irrigation pump, fertilizer, pesticides, inputs, machines, tools to the farmers. The development and the competitiveness. क्या बोलना चाहते हैं पूरे पैराग्राफ में? ये देखो एक काम कर लो, वो नीचे जो ये है ना पूरा इतना जगह, हाँ तो मार्जिन में लिख दो उस पैराग्राफ का इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बाद में अपने को पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा. तो पहला पॉइंट ये है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. लिख दो वहाँ पे, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. लिख दो, इंडस्ट्री डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ओके, क्या देते एक दूसरे को, देखो वो भी लिख दो, वो भी लिख दो, क्या देते हैं. एग्रीकल्चर क्या देता है इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को क्या देता है. नीचे मार्जिन एरिया में लिख दो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को क्या देता है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल देता है. लिख दो वहाँ पे रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल. और ये क्या देता है, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को क्या देता है, इनपुट्स. आपको जो भी एग्रीकल्चर को इनपुट्स लगते हैं, जैसे कि आपका एरीगेशन पंप हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, फर्टिसाइड हो गया, एग्री इनपुट्स. एग्रीकल्चर को जो इनपुट्स लगते हैं वो एग्री इनपुट्स. इनपुट्स बोले तो वो पाइप भी, वो कहाँ से आते हैं, पेस्टिसाइड, सीड, इंडस्ट्री तैयार करती है ना वो. तो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को मदद करती है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को मदद करती है. हाँ तो वो पैराग्राफ अगली बार पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, वो खाली 2 पॉइंट्स पढ़ने जो अभी हमने लिखे हैं. ठीक है, इज इट ओके. ओके तो वहां पे खाली एक्सक्लूसिव का एक मीनिंग लिख दो, खाली नॉट एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, नॉट सेपरेट, नॉट सेपरेट, नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. चलो अगली बार ये पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ नहीं पढ़ना है अगली बार, सिर्फ ये 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं. ठीक है, जब तुम उसको लोगे फिर से पढ़ने को. आगे देखते हैं. सो कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज़ नॉट ओनली असिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चरिस्ट इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन फ्रॉम मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी एफिशिएंट. ठीक है, इट डजंट मैटर, छोड़ दो बाकी का. इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आवर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव. ओके, वो क्या बोल रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से अपना इंडस्ट्री एकदम मजबूत चाहिए, एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव. सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट इनफ. वो क्या बोल रहे हैं कि सेल्फ सफिशिएंसी अभी पॉसिबल नहीं है, मतलब सिर्फ खुद के लिए प्रोड्यूस करना, तुमको मार्केट के लिए प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में. तो आवर मैन्युफैक्चर गुड्स मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट. ओनली देन वी विल बी एबल टू कम्पीट विद द इंटरनेशनल मार्केट. अपना जब तक प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं बढ़ेगा आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का, तब तक आपको इंटरनेशनल मार्केट में जगह नहीं मिलेगी. तो ये पूरा पैराग्राफ कुछ इंपॉर्टेंट था क्या? देयर वॉज नो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बट कुछ कीवर्ड्स हैं कि जो आप याद रखो, दे कैन बी यूज्ड यूनिवर्सली. सेल्फ सफिशिएंसी और ये वाला क्वालिटी आपको बढ़ानी चाहिए, मस्ट बी एट पार, द क्वालिटी मस्ट बी एट पार विद द इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स. ओके, इतना प्लीज कर लो अंटिल. चलो आगे बढ़े. तो सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब क्या है कि मतलब सिर्फ खुद के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. सो इट डजेंट मैटर, आपको प्रॉपरली ये करना ही पड़ेगा, मतलब यू नो एक हायर मार्केट्स के लिए करना पड़ेगा, तभी जाके आपको बाहर से पैसा मिलेगा. चलो आगे देखते हैं अभी. कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, contribution of industry to national economy देखते हैं. Over the last 2 decades, the share of the manufacturing sector has stagnated at 17% of the GDP. Out of the total, 27% for the industries, which include 10% for mining, quarrying, electricity and gas. Okay, ठीक है. एक काम कर सकते हो, इसको अंडरलाइन कर लो. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में से has stagnated 17% of the GDP out of a total 27% for the industry, which includes 10% for mining, quarrying, electricity and gas. इसका मतलब क्या हो रहा है? मतलब ये नंबर्स कैसे एग्जैक्टली
वो कैसा बोल रहे हैं कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका ग्रोथ 17% पे है आउट ऑफ द टोटल 27% फॉर द इंडस्ट्रीज, और बचा हुआ 10 माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस पे। एक मिनट, इन शॉर्ट मैं यहाँ पर बता देता हूँ हायर मार्जिन के ऊपर टोटल आपका कितना है 27%। किसका? इंडस्ट्री का। ये देख लो, ऊपर बना लो एक बार, एक साइड में बना लो कैसा मार्जिन हम अच्छी तरह से यूज़ करेंगे, वी माइट रिक्वायर इट फॉर लेटर पॉइंट्स। लेफ्ट साइड में लिखता हूँ थोड़ा सा, इंडस्ट्री परसेंटेज लिखना है इसका कितना है, टोटल इज 27% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, उसके अंदर आपका 17% किसके पास है? 17% इज विद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पास कितना है? हाँ, ये ऊपर बना लो ताकि आपको अगली बार कंफ्यूजन नहीं होगा। दैट इज एट 17%। और फिर 10% किसके पास है? क्योंकि टोटल 27 है ना, 17 इसके पास गया, 10 किसके पास है? 10 इनके पास है। माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। ठीक है, माइनिंग, क्वायरिंग, ओके, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, ये लिख दिए। यस, वो परसेंटेज समझ में नहीं आते हैं, एक बार प्लीज़ ऊपर लिख दो। तो ये कितना परसेंट है? 10%। तो देखो, ये 10 और ये पहले का 17, 10, 17 प्लस 10 गिव्स 27। इज इट ओके? ये क्लियर हो रहा है क्या? बोलो, परसेंटेज समझ में आ रहा है? किसको 27 है, किसको 17 है, किसको 10 है? प्लीज चेक। कमेंट सेक्शन में लिखो। ओके ओके, ठीक है। उसमें का इलेक्ट्रिसिटी और गैस समझ में आ रहा है? कैन यू प्लीज टेल मी, आपको उसमें का इलेक्ट्रिसिटी और गैस समझ में आ रहा है क्या? एक बार लिखें। इलेक्ट्रिसिटी और गैस, ये समझ में आ रहा है? ओके, तो उसमें खाली इशू किसके बारे में है? माइनिंग और क्वायरिंग के बारे में, करेक्ट है? ओके, तो एक काम कर सकते हैं, कैन वी सी द पिक्चर सो दैट वी कैन लेट्स से वंस फॉर एंड ऑल हमको समझ में आ जाएगा। देखो, माइनिंग के अंदर कैसा रहता है ना, जो पिक्चर में आप देखते हो ना, खदान वगैरह सपोज लेट से रहती है, माइंस। हाँ, तो माइनिंग का आपको एक्चुअली आइडिया पता है। क्वायरिंग, माइनिंग एक जैसा ही है, सिर्फ क्वायरिंग में पत्थर रहता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? खाली एक पत्थर रहता है, क्वायरिंग के अंदर पत्थर रहते हैं। Okay, so let me just show it to you. Okay. एक मिनट। ओके, अरे यश, गैस बोले तो नेचुरल गैस रहे, गैस प्रोडक्ट्स अपने हैं। ओके, वो उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये इसका देख लो। अभी आइडिया क्लियर हो रहा है आपका? ये क्वायरिंग के अंदर आता है, पत्थरों का रिलेटेड। इसको माइनिंग नहीं बोलते, इसको माइनिंग नहीं बोलते, इसको क्वायरिंग बोलते हैं। इज इट ओके? एक बार चेक कर लो प्लीज। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज ओके, दिस इज क्वायरिंग। ये क्वायरिंग है पत्थरों के रिलेटेड। इज इट ओके? क्वायरिंग, हाँ, ये वाला आपका कौन सा? ये वाला क्वायरिंग। क्वायरिंग, इज इट ओके? पत्थरों के रिलेटेड क्वायरिंग। ओके, पत्थर का रिलेटेड इज क्वायरिंग, एंड आपका जो माइनिंग है वो नेचुरल, जो आपने इसका याद रखा हुआ है, क्या बोलते हैं इसका जो दिमाग में रखा हुआ है ना आपका, क्या बोलते हैं अबाउट द एक्चुअल खदान वगैरह जहाँ पे रहती है। सो दिस इज माइनिंग। पत्थरों के रिलेटेड अगर नहीं है तो माइनिंग, पत्थर रिलेटेड है तो दैट इज आपका क्वायरिंग रहता है। पत्थरों को फोड़ना क्वायरिंग, बिना पत्थर का माइनिंग। इज इट ओके? ओके,
एंड दीज अदर थिंग्स ऑल्सो कम्स इन टू द सेम इफेक्ट. कौन से? ये आपके दूसरे 2 पॉइंट्स उसी में आ जाते हैं. इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस जनरेशन. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, गैस जनरेशन ऑल्सो कम्स अंडर द सेम इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंडस्ट्रीज है उसके बड़े बड़े. ओके ठीक है, चलो आगे बढ़े. गैस बोले तो अपना नेचुरल गैस. ओके चलो, तो मिनिमम आपका जो इनिशियल पैराग्राफ है उसका इन्फॉर्मेशन हमने ऊपर लिख दिया है. कैन यू मूव अहेड? तो क्वारिंग का खाली लिख सकते हो, तो क्वारिंग का स्टोन रिलेटेड मतलब आपके दिमाग में रहेगा. माइनिंग का तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्वारिंग का होगा सिर्फ. ओके उतना लिख दो खाली. नाउ दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू द सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज वेयर इट इज 25% to 35%. क्या बात कर रहे हैं ये लोग? ये क्या बोल रहे हैं कि अपना जो 17% है ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, वो बहुत कम है. बाकी के इकोनॉमीज में वो 25-35 है. ओके तो अपना बहुत ही कम है. अपना कितना है? अपना 17% है ना. अभी तो देखिए, आवर्स इज ओनली 17%, बाकी कंट्रीज में इट इज 35%. ओके तो ट्रेंड ऑफ द ग्रोथ रेट इन द मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज बीन अराउंड 7% पर एनम. कितने पर साल कितना बढ़ा है अपना ग्रोथ? कितना है? 7%. ओके और डिजायर्ड ग्रोथ रेट कितना है फॉर द नेक्स्ट डिकेड इज 12%. डिजायर्ड ग्रोथ रेट बोले तो क्या? ये एक्सपेक्टेड है. अपन कितने पे चल रहे हैं? 7 पे चल रहे हैं. एक्सपेक्टेड कितना है? 12 का है. कितने का फर्क गिर रहा है? 5 का फर्क गिर रहा है. ओके सो मतलब इट्स क्वाइट अ ह्यूज नंबर. काफ़ी डिफरेंस है, अच्छा खासा डिफरेंस है. Now, since 2003, manufacturing is once again growing at the rate of 9 to 10% per annum, with appropriate policy interventions by the government and renewed efforts by the industry to improve productivity. Economists predict that the manufacturing can achieve its target over the next decade. The National Manufacturing Competitiveness Council has been set up with this objective. तो एक काम कर लो, ये परसेंटेज लिख दो, कितना हो रहा है, कितना एक्सपेक्टेड है. इज इट ओके? ओके कितना हो रहा है? अभी फिलहाल 2003 से 9-10 के ऊपर चल रहा है. ओके ठीक है. और एक्सपेक्टेड कितना है? 12%. ओके ठीक है, एक काम कर लो. सो 10% चल रहा है. पहले कितना था? 7%. एक काम कर लो, उसको 3 पॉइंट्स में आप लिख दो उसको. इनिशियली कितना चल रहा था? 7%. बाद में किस में कन्वर्ट हुआ वो? 9 to 10%. और एक्सपेक्टेड कितना है आपका? एक्सपेक्टेड लिख दो वहाँ पे. एक्सपेक्टेड इज 12% पर एनम, मतलब पर परसेंट, लाइक आपका हर साल. एक्सपेक्टेड 12%. ओके उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कौन सी क्रिएट की है ये ग्रोथ का मेंटेन रखने के लिए आपका? सो दिस इज नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, NMCC. हाँ तो उसको अंडरलाइन कर लो प्लीज़. ठीक है. सो ये नंबर्स प्लीज़ चेक कर लो. आपके बुक में अगर दूसरे कोई नंबर्स हैं तो काइंडली प्लीज़ चेंज. ठीक है, क्योंकि मेरा जो बुक है इट्स लेटेस्ट वन 2021 का है. आपका बुक अगर पुराना है, नंबर्स पुराने हैं, तो प्लीज़ चेंज इट. ओके चलो आगे देखते हैं. इंडस्ट्रियल लोकेशन. इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर. अच्छा लोकेशन का क्या कॉम्प्लेक्स रहता है? अच्छा उसको चूज करना, चूज करना. दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट एटसेट्रा. क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर इंडस्ट्री आपको लगानी है वो लोकेशन चूज़ करना इतना आसान नहीं है. बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. एंड दीज आर द फैक्टर्स दे आर टॉकिंग अबाउट. रॉ मटेरियल पर डिपेंड करता है, लेबर पर डिपेंड करता है, कैपिटल पर डिपेंड करता है, पावर पर डिपेंड करता है, मार्केट पर डिपेंड करता है, एंड ऑल दोज थिंग्स. ओके आगे देखते हैं. So consequently, manufacturing activities tends to locate at the most appropriate place where all the factors of industrial location are either available or can be arranged at lower cost. क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि the most appropriate places जहाँ पर है where all the factors of industrial location are either available or can be arranged at lower cost. तो 2 चीज़ें हो सकती है. एक तो आपके जो लोकेशन जहाँ पे आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो वो फैक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं या फिर चीपली अवेलेबल करा के दे सकते हैं. इज इट ओके? ओके तो लोकेशन हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे कि जहाँ पर फैक्टर्स एक तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं या फिर लोअर रेट पे अवेलेबल करा के दे सकते हैं. ओके इसको अंडरलाइन कर लो प्लीज़, इसको अंडरलाइन कर लो. काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अवेलेबल हो ऑलरेडी अवेलेबल है या फिर कम प्राइस पे आप अरेंज करा के दे सकते हो बाद में. ओके चलो आगे देखें. After the industrial activity starts, urbanization follows. इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या होता है? अर्बनाइजेशन होता है, आपका डेवलपमेंट होता है. बाय द वे अर्बनाइजेशन का मीनिंग पता है क्या तुमको? कैन समबडी प्लीज राइट डाउन अर्बनाइजेशन मीनिंग आपके इसमें
कमेंट सेक्शन में, इफ़ यू कैन प्लीज़ राइट डाउन. Okay, can you please write down in the comment section? Urbanization. Industrial activity की वजह से urbanization हो रहा है. Can you please write down urbanization meaning? वो बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आपकी बढ़ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद अर्बनाइजेशन होता है. इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या होता है? अर्बनाइजेशन होता है. तो मुझे खाली अर्बनाइजेशन का मीनिंग चाहिए. अर्बनाइजेशन. ओके, एग्जैक्टली. शैली यादव एग्जैक्ट मीनिंग दिया है. यस, एग्जैक्टली. श्वेत राज एकदम सही है. ओके, तो ये एक्चुअली कैसा है ना, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऐसा रहता है, अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट ऐसा रहता है, अर्बनाइजेशन इज नथिंग बट कोई एरिया मॉडर्न बनना, विच इज़ नॉट रॉन्ग नहीं है वो. मतलब कोई एरिया मॉडर्न होना, अर्बन होना, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन मीनिंग. ठीक है, एरिया बिकमिंग अर्बन, एरिया बिकमिंग मॉडर्न, या फिर आप उसको बोल सकते हैं अर्बन. लेकिन दैट इज़ नॉट दी ओनली मीनिंग. उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि लोग शिफ्ट होंगे फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, जॉब के इसमें आपके जॉब के चक्कर में. इंडस्ट्री बढ़ती है ना, तो कोई एरिया के अंदर इंडस्ट्री है, मान लो मुंबई के अंदर इंडस्ट्री है, तो लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पर आएंगे जॉब के लिए. तो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आ रहे लोग, उसको बोलते हैं अर्बनाइजेशन. दैट इज एक्चुअली द करेक्ट मीनिंग. क्या? शिफ्ट ऑफ पीपल. शिफ्ट नहीं तो माइग्रेशन बोल लो. माइग्रेशन एक्चुअली इज द करेक्ट वर्ड यू आर लुकिंग फॉर. ओके, माइग्रेशन एक्चुअली सबसे ज़्यादा करेक्ट वर्ड है. लिख दो वहाँ पे नीचे मार्जिन एरिया में, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया. माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया. ओके, चलो लिख दिए. माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया अर्बनाइजेशन को बोलते हैं. चलो आगे देखते हैं ना. So are located in nearer the cities. The industrialization and urbanization go hand in hand. Cities provides market and also provide services such as banking वगैरह to the industry. Many industries tend to come together to make use of the advantages offered by the urban centers known as agglomeration economies. Gradually a large industrial agglomeration takes place. ये क्या मतलब है? What is agglomeration? इसको प्लीज अंडरलाइन कर लो. तुमको मैंने इसका मीनिंग समझाया था, किसी को याद है? बोलो. ओके, तो इन शॉर्ट इसका मीनिंग क्या हो रहा है पता है क्या? कि एग्लोमरेशन इकोनॉमीज आर नथिंग बट दोज इकोनॉमीज की जहां पर क्या हो रहा है, एक ऐसा प्लेस की जहां पे बहुत सारे फैसिलिटीज मिल रहा है. ठीक है, दिस इज नथिंग बट अ प्लेस की जहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ एक ही जगह पे आ रहे हैं. जैसे कि मान लो मुंबई के अंदर सपोज बहुत सारा, मतलब एक कोई इंडस्ट्री है वो फेमस होगी, राइट, और उसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे मुंबई में इसलिए आ रही हैं क्योंकि वहाँ पे सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. रोड अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. इसकी वजह से मान लो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बढ़ते जा रहे हैं. दिस इज़ कॉल्ड एज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज. Are you understanding? Agglomeration economies is nothing but increasing the number of industries in a certain area due to, let's say, offered facilities. ये clear हो रहा है? What is agglomeration economies? It is nothing but urban centers which offer, let's say, it's a phenomenon in which your number of industries increase in a particular area due to the services they are offering. Okay, so in the pre-independence period, most manufacturing industries were located in places from the point of view of overseas trade, such as Mumbai, Kolkata, Chennai. तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मतलब कब की बात कर रहे हैं? बिफोर 1947. तो ये सभी कहाँ पे अवेलेबल थे? ओवरसीज ट्रेड सच एज, सभी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है ओवरसीज ट्रेड के हिसाब से बनाए जाते थे. अब इसका क्या मतलब है? वो क्या बोल रहे हैं कि आप लोकेशन की बात कर रहे हैं ना इस पूरे इसमें,
ये पूरे पॉइंट में आप किसकी बात कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल लोकेशंस, राइट? ओके, तो वो बोल रहे हैं कि 1947 के पहले आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स था वो ऐसे जगह पे होता था विच बाय टेकिंग इनटू पॉइंट ओवरसीज ट्रेड करना है, मतलब जो भी माल बनाएंगे वो फॉरेन में बेचेंगे। तो इसके हिसाब से वो लोगों ने कहाँ पे बनाया था? मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। नाउ व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट अबाउट दीज प्लेसेस? ये सभी प्लेसेस का क्या फीचर है? दे आर ऑल नियर पोर्ट्स के एरिया के नियर, राइट? सो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? ये सभी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पहले लोकेशंस थे हमारे, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। ये क्लियर हो रहा है? सभी जो पहले प्लेसेस थे दोज वर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड 1947 के पहले, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। बराबर है ना? तुमको माल अगर इंडिया के अंदर बेचना ही नहीं है तो तुम्हारी इंडस्ट्रीज कहाँ होने चाहिए? जहाँ पे पोर्ट्स हैं, जहाँ से आप फॉरेन में एक्सपोर्ट कर सको उसको। Consequently, there emerge certain pockets of certain industrial developmental urban centers surrounding by a huge agricultural rural hinterland. ओके, तो ऐसे एक आगे आगे क्या हो गया कि आपका पोर्ट्स की जगह पे दूसरे कोई अर्बन सेंटर्स बनने लग गए कि जहाँ पे आपकी इंडस्ट्रीज बनने लग गए, एंड उसके अराउंड क्या बनने लग गया? ह्यूज एग्रीकल्चरल रूरल हिंटरलैंड। ओके, सो ये क्लियर हो रहा है? बाद में मतलब पोर्ट से अंदर गए हम लोग इंडस्ट्रीज, और वहाँ पर जहाँ पे इंडस्ट्रीज आपके बन रहे हैं, मान लो ये आपकी इंडस्ट्री है, तो उसको सराउंडिंग किसका था? सराउंडिंग पूरा रीजन एग्रीकल्चर का था। मतलब ये ब्लू इज सपोज आपका इंडस्ट्री, और उसके अराउंड क्या हो गया फिर? आपका एग्रीकल्चर, मतलब गाँव वाला एरिया इन शॉर्ट। ओके, तो वहाँ पे सब एग्रीकल्चर। ये क्लियर हो रहा है? ओके, चलो आगे बढ़ सकते हैं। सो योर ब्लू इज इंडस्ट्री, रेड इज एग्रीकल्चर। ओके, वहां पे लिख दो, फिर वहां पे लिख दो। अगर तुमने लिख ही दिया है, आपके पास अगर पेन है अलग अलग, तो वहां पे लिख देना। ब्लू क्या है अपना? ब्लू इज एग्रीकल्चर, ब्लू इज इंडस्ट्री, एंड रेड इज व्हाट? रेड इज एग्रीकल्चर। ओके, तो ये लिख दो प्लीज, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये ऐसे पॉकेट्स आपके बहुत सारे एरिया में पॉकेट्स ऐसे बन गए, मतलब इंडिया के अंदर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के, जिस विच इज नथिंग बट सराउंडेड बाय योर एग्रीकल्चर इटसेल्फ। आगे देखते हैं ना। सो इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, लेट अस टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल मार्केट लिंकेज। अब यहाँ पर क्या लिंकेज कर रहे हो वो, मतलब इंडस्ट्री और मार्केट का क्या रिलेशन है? देखो, आपका रॉ मटेरियल पहले आएगा, वो उसका ट्रांसपोर्ट वगैरह कराएंगे, अगर किसी चीज़ का रॉ मटेरियल का कराना है, लेबर का या फिर लैंड का, कैपिटल एंटरप्रेन्योर वगैरह, वट एवर द पॉइंट्स आर, आपके रॉ मटेरियल कंपोनेंट पार्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे। उसके बाद फैक्ट्रीज में आप भेजेंगे वो सभी रॉ मटेरियल, एंड उसका फिर प्रोडक्ट बनेगा, राइट? सो यू आर यूजिंग ट्रांसपोर्ट टू सेंड योर रॉ मटेरियल, एंड देन यू आर गोइंग टू गो फॉर फैक्ट्रीज। उसके बाद आपका आउटपुट बनेगा, फिर से आप ट्रांसपोर्ट करोगे, मार्केट में जाएगा, मार्केट में से पैसा मिलेगा, और फिर यही पैसा आपका इनपुट्स में जाएगा स्टार्टिंग में। सो दिस इज एक्चुअली यूर वोल चेन ऑफ प्रोडक्शन। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट द वोल प्रोडक्शन प्रोसेस। इनपुट्स, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री, आउटपुट, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, मनी। ठीक है, ये सिंपल चीज़। एग्जाम में डायग्राम वगैरह पूछेंगे नहीं तुमको, बट अगर आपको लग गया फॉर एक्सप्लेनेशन तो यू कैन। इंडस्ट्री मार्केट का लिंकेज बताओ। सो इंडस्ट्री और मार्केट को कनेक्ट कैसे करते हैं? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है, आप स्टेटमेंट के फॉर्म में बता सकते हैं। इज इट ओके? चलो फिर, द की टू लेट्स से डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कॉस्ट। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन, इसको प्लीज स्टार मार्क कर लो, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। ऑफ ऑल द फैक्टर्स विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर चूजिंग फैक्ट्री, लीस्ट कॉस्ट, इसको ले लो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर लो प्लीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इसको स्टार कर लो। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज लेबर भी मतलब मायने रखते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? लीस्ट कॉस्ट। ओके, तो लिख दो वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? लीस्ट कॉस्ट, कम कॉस्ट होनी चाहिए। एंड दीज आर दी अदर टू, क्या बोल सकते हैं आपके दूसरे फैक्टर्स, नथिंग बट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज लेबर। अंडरलाइन कर लो, बाकी तो क्या बकवास है फिर वो। नाउ आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट,
पैसा कितना लग रहा है आपको प्रोडक्शन करने के लिए, रॉ मटेरियल का पैसा कितना लग रहा है, डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट एंड कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, आपको कॉस्ट कितना लग रहा है प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन मतलब मार्केट में। तो ये ऑल दीज थिंग्स जनरली गिव्स यू योर टोटल आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जहाँ पर आपका कॉस्ट कम हो एंड आपका फिर डिसीजन आप प्रॉपर ले सकते हैं लोकेशन का। तो बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट छोड़ दो उसको, ठीक है, इट्स जस्ट गिवन फॉर अवर इन्फॉर्मेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशंस हैं, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है रॉ मटेरियल बेस्ड। रॉ मटेरियल बेस्ड, तो रॉ मटेरियल बेस्ड ये एग्जाम में आता है, यहाँ ये एग्जाम में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं कि रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री आप क्लासिफिकेशन बताओ। सो इसको प्रॉपरली करते हैं। रॉ मटेरियल बेस्ड बोले तो कौन सा, एक एग्रो बेस्ड मतलब फार्मिंग से जो आते हैं वो, और एक मिनरल बेस्ड मतलब जो मिनरल इंडस्ट्री से आते हैं वो। ओके ठीक है, सो रॉ मटेरियल्स के ऊपर से आपके 2 टाइप के इंडस्ट्रीज हैं, एग्रो इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अकॉर्डिंग टू मेन रोल उनका क्या है, बेसिक है कि कंज्यूमर है, बेसिक और की इंडस्ट्रीज या फिर कंज्यूमर। बेसिक की का मतलब क्या होता है, ये देखो बेसिक में मतलब क्या रहता है, आर दोस्त टू सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। मतलब ये ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं कि जिनका मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जनरली इंडस्ट्रीज ने क्या करना चाहिए, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं कि जो दूसरे इंडस्ट्रीज को माल सप्लाई करते हैं, लोगों को नहीं, दूसरे इंडस्ट्री को। मतलब उनका जो एंड कंज्यूमर है वो कौन है, इंडस्ट्री ही है। आप जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, मान लो टूथपेस्ट ले लो, किसी कंपनी ने बनाया, कोई भी कंपनी ले लो, कोलगेट ले लो या फिर दूसरा कोई कंपनी ले लो, उन्होंने टूथपेस्ट बनाया, किसने खरीदा, तुमने खरीदा, मतलब कंपनी टू डायरेक्टली तुम्हारे पास गया, राइट। अब ये ऐसा ना होते हुए तुम इसमें कौन हो गए, तुम कंज्यूमर हो गए, कोलगेट कंपनी हो गई, सही है। अब तुम ऐसा कंपनी सोचो कि जिसका कंज्यूमर कोई आदमी नहीं है, कोई दूसरी कंपनी है। ओके जैसे कि मान लो कोई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, किसी ने प्यूरिफाई करके आयरन दे दिया कोई चीज़ बनाने के लिए, आयरन के कुछ मान लो ये बना रहे, नेल्स बना रहे, खिले बना रहे, तो किसी ने आयरन प्यूरिफाई करके बड़ा बड़ा मेटल दे दिया किसी ऐसे इंडस्ट्री को कि जो आयरन नेल्स बना रही है। ओके सो दैट मीन्स एंड कंज्यूमर इस केस में कौन हो गया, इंडस्ट्री। कंज्यूमर में कौन हो रहा है, एंड लेट्स से आपका एंड कंज्यूमर इंडिविजुअल हो रहा है। ओके सो यहाँ पे लिख दो एंड कंज्यूमर इज इंडस्ट्री। नहीं तो एक काम कर लो, इसको शॉर्ट में ऐसा लिख दो, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, आपको वैसे ध्यान में रहेगा बिकॉज इट विल जस्ट क्रिएट कंफ्यूजन, ठीक है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। ओके और ये क्या है, व्हाट इज दिस, इसको आप ऐसा लिखो इंडस्ट्री टू इंडिविजुअल, इंडस्ट्री टू इंडिविजुअल, जैसे कि टूथपेस्ट है आपका। ओके इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री टू इंडिविजुअल। ओके श्वेतराज क्या बोल रहे हो, श्वेतराज क्या बोल रहे हो, हिंटरलैंड। हाँ हिंटरलैंड बोले तो रिमोट एरियाज, यस हिंटरलैंड मीन्स रिमोट एरियाज, यस वहाँ पे लिख दो इफ यू वांट, हिंटरलैंड ना, यस रिमोट एरियाज, हिंटरलैंड रिमोट एरियाज, यस लिख दो वहाँ पे, कोई इशू नहीं। हिंटरलैंड ना ये वाला वर्ड, ठीक है। चलो आगे देखें। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन है, तो उसके अंदर क्लासिफिकेशन देख लो कैसा है। सबसे पहला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब बहुत छोटा है, इज डिफाइंड विद द रेफरेंस टू द मैक्सिमम अमाउंट, ये पैसों के ऊपर रहता है। ओके सो कितना पैसा रहता है, दिस लिमिट हैज चेंज ओवर पीरियड ऑफ टाइम, एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़। तो ये जो लिमिट है, मतलब मान लो अभी फिलहाल कितना है, 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ के अगर नीचे इन्वेस्टमेंट है तो वो कौन सी इंडस्ट्री हो गई, स्मॉल स्केल। तो ये नंबर याद रखना क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये हर बार चेंज होता है। मतलब स्मॉल इंडस्ट्री कैसा होना चाहिए, क्योंकि देखो पहले के ज़माने में 1 करोड़ बोले तो बहुत बड़ा नंबर था, आज के ज़माने में 1 करोड़ मतलब बहुत बड़ा नंबर नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो दैट्स द रीज़न अपना जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसका जो नंबर है वो याद रखना आपको उतना ज़रूरी नहीं है। इज इट ओके, द नंबर कीप्स ऑन चेंजिंग,
लेट्स से डिपेंडिंग ऑन योर टाइम पीरियड, एंड फिलहाल वो कितना है, 1 करोड़ का है। तो आपका फिलहाल का ध्यान में रखो, इट इज़ 1 करोड़, मैक्सिमम इज़ 1 करोड़। तो 1 करोड़ के नीचे का अगर इन्वेस्टमेंट है आपका तो इट इज़ स्मॉल इंडस्ट्री। ओके, आगे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ये कौन डिसाइड करता है बाय द वे, ये लिमिट्स आर डिसाइडेड बाय हु, गवर्नमेंट डिसाइड्स द लिमिट, ठीक है। हाँ, नहीं तो हो सकता है ना किसी आदमी का मान लो पूरी प्रॉपर्टी उसकी 1 करोड़ है, ठीक है, और उसने 1 करोड़ की कंपनी खोल ली, इंडस्ट्री खोल ली, तो वो क्या बोलेगा, मैंने बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लिया। उसके लिए वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं है, उसके लिए वो बड़ी इंडस्ट्री है। तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि कितने लिमिट के लिए कितना इंडस्ट्री बोलेंगे, छोटा बोलेंगे, बड़ा बोलेंगे, ठीक है। ओके, सो गवर्नमेंट डिसाइड्स दीज लिमिट्स। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप बोले तो क्या, ये तो आपका पैसों के ऊपर हो गया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो इसको ले लो, मेन रोल, फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में हो गया, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनरशिप, मतलब मालिक कौन है। देखो पहले इसमें मालिक कौन है, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट है। सबसे पहला पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट, उसकी कंपनीज देख लो, भेल एंड सेल, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये आपके गवर्नमेंट के कंपनीज हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज बोले तो कौन से, प्राइवेट कंपनीज, जैसे कि टिस्को है, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज। जॉइंट सेक्टर इनिशिएटिव्स, जॉइंट सेक्टर मतलब क्या रहता है, मतलब इसके अंदर गवर्नमेंट प्लस आपका ये रहता है, कौन, इंडिविजुअल्स, मतलब प्राइवेट लोग, मतलब जॉइंट इज नथिंग बट तुम ऐसा बोल सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स, ये आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ, दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस प्रोपोर्शनेटली। मतलब ये कोऑपरेटिव बेसिस पे चलता है, मतलब यहाँ पे ना प्राइवेट है ना गवर्नमेंट का, इट इज समथिंग लाइक आप, ये प्राइवेट के अंदर ही आ जाता है, कोऑपरेटिव समवॉट आप ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करता है। लेकिन इसमें कैसा है, लोग जमा होके कोई इंडस्ट्री बनाते हैं। ऊपर जो इंडस्ट्रीज है ना, जैसे कि मान लो ये टिस्को ले लो, टिस्को और कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या फ़र्क है, टिस्को किसी इंडिविजुअल ने बनाई है, आर यू अंडरस्टैंडिंग, इट्स ये कंपनी किसी आदमी को बिलोंग करती है। कोऑपरेटिव सेक्टर वैसा नहीं है, कोऑपरेटिव सेक्टर इज नथिंग बट ये ग्रुप को बिलोंग करती है। इज इट ओके। प्राइवेट सेक्टर का लेट्स से एक सब टाइप आप बोल सकते हो कोऑपरेटिव सेक्टर, जहां पे ओनरशिप आपकी ग्रुप की है, ओके, ग्रुप ओनरशिप, ये यहां पे देख लो, ग्रुप ओनरशिप होती है। और ये स्पेसिफिकली इस वजह से ये कंपनी बनाई जाती है कोऑपरेटिव सेक्टर में, क्योंकि उसका कॉस्ट इतना ज़्यादा रहता है कि लोग उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने अलग बड़े बड़े ग्रुप में। प्राइवेट सेक्टर को उतना पैसा नहीं लगता है जितना कोऑपरेटिव सेक्टर को लगता है। जैसे कि शुगर इंडस्ट्री है, बहुत पैसा लगता है, तो लोग क्या करते हैं, जमा करते फिर इंडस्ट्री बनाते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपकी ग्रुप ओनरशिप है, यहाँ पे आपकी इंडिविजुअल ओनरशिप है। ये क्लियर हो रहा है द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। ये इंडिविजुअल आपका ये है, इंडिविजुअल क्या है, ओनरशिप है, ये प्लीज लिख दें, इंडिविजुअल ओनरशिप। ओके, और ये क्यों बनाते हैं ग्रुप ओनरशिप, इंडिविजुअल अफोर्ड नहीं कर सकता इसलिए, इंडिविजुअल कैन नॉट अफोर्ड, इंडिविजुअल लेवल पे ये अफोर्ड नहीं होता है, इंडिविजुअल लेवल इंडिविजुअल कैन नॉट अफोर्ड, इसलिए सर आपका कोऑपरेटिव सेक्टर रहता है, इंडिविजुअल कैन नॉट अफोर्ड। ये लिख दो आपके इसमें टेक्स्ट बुक में। लिख दिए, बोलो चैट सेक्शन में लिखो प्लीज, हैव यू रिटन दिस। ओके, नो, एग्जाम्पल कौन सा है उसका, शुगर इंडस्ट्री, अंडरलाइन कर लो, शुगर इंडस्ट्री इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। नाउ बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ द रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स, ओके, तो आपका जो रॉ मटेरियल है एंड फिनिश गुड्स है, उसके वजन के ऊपर से भी आपका इंडस्ट्री रहता है। हेवी इंडस्ट्रीज जैसे आयरन एंड स्टील, लाइट इंडस्ट्रीज दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल्स, जैसे कि इलेक्ट्रिकल गुड्स, मतलब आपके जो इस्त्री वगैरह रहता है ना, मिक्सर वगैरह, उसको लाइट इंडस्ट्रीज बोलते हैं। हेवी इंडस्ट्रीज मतलब जहाँ पे वजन काफ़ी ज़्यादा है, रॉ मटेरियल या फिर फिनिश गुड्स का। आयरन का ऑब्वियसली वजन ज़्यादा होगा, राइट, हाँ, तो उसको ये प्लीज़ लिख लो, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स के वजन के ऊपर का आपका टाइप, वन इज हेवी इंडस्ट्रीज, अनदर इज लाइट इंडस्ट्री। ओके, आगे बढ़े। ओके, शिवम उपाध्याय, यस,
शिवम उपाध्याय, यस यू कैन से दैट SEZ इज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, बशर्ते वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आ रहे हैं और सेज मतलब किसी इंडिविजुअल कंपनी का नहीं है। कभी कभार कैसा रहता है ना, सेज इतना बड़ा रहता है कि सिर्फ एक ही कंपनी का वहाँ पे रहता है, मतलब इट्स कंप्लीटली जस्ट वन कंपनी विच इज़ देयर इन द SEZ। समटाइम्स द SEZ वहाँ पे मल्टीपल कंपनीज हो सकती हैं। अगर आप मल्टीपल कंपनीज की बात कर रहे हैं देन इट इज़ एग्लोमरेशन इकोनॉमी। ठीक है, इज इट ओके? आगे बढ़ सकते हैं, बोलो। ओके ओके, अंश क्या बोल रहे हो सर, कॉयर क्या रोप्स होती है? नहीं वैसा नहीं, कॉयर से रोप्स बनाते हैं अंश। अंश अंश हाँ, कॉयर से रोप्स बनाते हैं, कॉयर रोप्स नहीं होती हैं। क्यों पूछ रहे हो लेकिन, यहां पे है क्या किधर? ओके, वो ध्यान में रखो फिर, ठीक है। कॉयर रोप्स नहीं रहती हैं, कॉयर से रोप्स बनाते हैं। इज इट ओके अंश? ओके ठीक है अंश, समझ में आ गया? प्लीज एक बार बता दो सो दैट वी कैन मूव अहेड। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, पल्लवी करेक्ट, कोकोनट का रहता है, कोकोनट फाइबर। कॉयर इज नथिंग बट कोकोनट फाइबर, उससे फिर रस्सी बनाते हैं। ओके चलो आगे बढ़ सकते हैं फिर। एक मिनट टाइम देखने दो यार, कितना हो रहा है। ये देखो 5 मिनट है अपने पास, नहीं 10 मिनट है। ओके 10 मिनट है अपने पास, सो कैन वी गो अहेड, क्योंकि थोड़ा 5 मिनट लेट शुरू किया था तो अपने पास 10 मिनट है। ओके चलो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में जाते हैं। नो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कितना होगा यार अपना एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री? चलो थोड़ा तो हो सकता है अपना, जितना जितना हुआ उतना कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो जितना होता है, 5 minutes more. Agro-based industries, cotton, jute, silk, wood, let's say woolen textiles, sugar and edible oil. Industries are based on agriculture raw materials. वो तो एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल आ रहा है तो उसके ऊपर बेस्ड अगर इंडस्ट्री है तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ फाइबर प्रोडक्शन, स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, डाइंग एंड फिनिशिंग एंड गारमेंट मैन्युफैक्चर। फिर बाद में हर एक में से क्या क्या मिल रहा है वो देख लो। फाइबर प्रोडक्शन में से क्या मिल रहा है? रॉ फाइबर। स्पिनिंग करने में से क्या मिल रहा है? यार्न मिल रहा है। वीविंग निटिंग में से क्या मिल रहा है? फैब्रिक मिल रहा है। एंड डाइंग फिनिशिंग के बाद क्या मिल रहा है? गारमेंट मिल रहा है। गारमेंट मतलब कंप्लीट कपड़ा आपका कलर बिलर करने के बाद। चलो ये प्रोसेस हम लोग बाद में कभी कभार देख लेंगे, सपोज मतलब विद पिक्चर्स एंड एवरीथिंग, तो इसके ऊपर पहले फोकस नहीं करते, इसके ऊपर कोई स्पेशल क्लास ले लेंगे। इज इट ओके? ये ऐसी चीज़ों के ऊपर विल टेक सम काइंड ऑफ स्पेशल क्लास। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मतलब मैं खाली बोल रहा हूँ कि अभी फिलहाल उसमें वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। विल गो विद द पैराग्राफ्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्युपाइज यूनिक पोजीशन, क्योंकि कैसा है ना, इस टाइप के प्रोसेसेस बहुत सारे इंडस्ट्रीज में हैं, तो उसको समझ के लेते हैं ना, बट नॉट राइट नाउ। कैसा वो अपना बहुत समय खा लेगा अपना, फिलहाल कोई स्पेशल क्लास ले लेंगे उसके ऊपर। ओके चलो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्युपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो कैसा है, फॉरेन एक्सचेंज, अर्निंग्स, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, काफ़ी चीज़ों में मदद करता है, तो इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की काफ़ी बड़ी है। इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन, दैट इज द रॉ मटेरियल टू द हाइएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। सेल्फ रिलायंट है मतलब ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, सेल्फ रिलायंट है, खुद के प्रोडक्शन लेवल्स खुद ही करती है, मतलब रॉ मटेरियल से लेके एंड तक इंडिया के अंदर ही होता है, तो इट्स क्वाइट सेल्फ रिलायंट। आगे देखते हैं, कॉटन इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इंडिया कॉटन टेक्सटाइल, इसको एक काम कर लो यार, कोई एक पॉइंट था ना यहाँ पे, हाँ ये वाला, ये सेल्फ रिलायंट की जगह पे ना इसको बॉक्स कर लो। ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट। हाँ ये पूरा स्टेटमेंट ही रहने दो तुम्हारे पास। 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है आपको, इंडिया की ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट, ये प्लीज कर लो। ओनली इंडस्ट्री कौन सी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कर लिए?
ओके मूविंग अहेड, नहीं अभी कॉटन एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कितने पेज तक पहुँचे हम लोग, 4 ना, कोई दिक्कत नहीं। ये कैसा है, थोड़ा पेज बढ़ाते हैं, कल या फिर परसों के हिस्से में हो जाएगा अपना। मिनरल इंडस्ट्री, ओके ठीक है, ओके काफ़ी बड़ा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कर लेंगे। क्या वो खाली पॉइंट्स तो है, बाद में तो खाली फिर ये पोल्यूशन लेवल्स हैं, पोल्यूशन का तो ज़्यादा अपने को टाइम नहीं लगेगा। मतलब यहाँ से अपन थोड़ा सा फ्री हो सकते हैं, कौन से ये वाले पेज से 73 तक अपने को थोड़ा सीरियस रहना पड़ेगा। 73 के बाद फिर कैसा है, ये तो पोल्यूशन है, वो तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आपको ऑलरेडी पता है। हाँ उसमें खाली ये पोल्यूशन थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा करेंगे, थर्मल पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि बाकी का पोल्यूशन भी ऑलरेडी नो, ठीक है, सो उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, वैसे भी बहुत सारे पेजेस में मतलब मैप्स है आपके, वो डायग्राम्स हैं, मतलब तो फोटोज़ हैं, तो एक्चुअली ये लेसन बहुत छोटा है, वो बड़ा इसलिए लग रहा है बिकॉज ऑफ दी मैप्स विच हैव बीन पुट। एक पेज के तो ग्राफ्स मतलब मैप्स ही हैं आपके, ऊपर से कुछ फोटोज़ बिटोज़ भी हैं। ओके सो दैट मीन्स ये लेसन जल्दी हो जाएगा, तो इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग कल के सेशन में, इफ इट इज़ ओके। चलो इस प्रैक्टिकल के बाद थोड़े से मेन चीज़ें देख लेते हैं अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन, कि अनअकैडमी के जितने फीचर्स हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर के वो कैसे हैं, उनमें क्या क्या मिलता है, एंड सब्सक्रिप्शन प्लान कितने का है, एवरीथिंग विल डिस्कस। तो देखो, यू कैन एस योर फाइनल एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस। अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स आएंगे, पास में ही होंगे, तो अनअकैडमी आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि आपको कैसा, एक तो इसके ऊपर 10% फ्लैट सब्सक्रिप्शन चल रहा है, लेट्स से ऑफ चल रहा है, तो डिस्काउंट मिल जाता है 10% का। एंड अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आपको हर फीचर प्रॉपरली लेट्स से एक ही जगह पे मिल जाएगा, मतलब क्लासेस, प्रैक्टिस, टेस्ट, क्विजेस, एवरीथिंग एक ही जगह पे, एंड ऊपर से उसके ऊपर 10% डिस्काउंट चल रहा है। तो कुछ फीचर्स देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, एंड आई विल गिव यू द नेसेसरी डिटेल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेदर सच में आपको इसके लिए अप्लाई करना है, नहीं करना है, ऑल दोज थिंग्स। अभी व्हाट्स न्यू विद अनअकैडमी, ठीक है, तो एक जो नया फीचर हमने जो पिछले महीने लॉन्च किया है उसको बोलते हैं आस्क अ डाउट फीचर। काफ़ी बढ़िया फीचर है ये, और इस फीचर के बारे में जितना बताऊँ उतना कम है, बिकॉज ये आपके हर डाउट को सॉल्व करने की लेट्स से क्षमता रखता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ ऑल अबाउट, तो आस्क अ डाउट फीचर में आप क्या कर सकते हो, आपके जो डाउट्स हैं आप भेज सकते हो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को, और फिर वो उसको आंसर करेगा। तो आंसर कर भेजने का तरीका क्या है, आस्क करने का लेट्स से उसके फीचर्स क्या हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पूछना कैसे है आपको। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी डाउट है उसके लिए सबसे पहला अनअकैडमी का एप्लीकेशन खोलना है आपको। अनअकैडमी का एक बार एप्लीकेशन खोल दिया आपने, उसके अंदर आस्क अ डाउट एक ऐसा बटन है, ठीक है, तो आप आस्क अ डाउट पे बटन पे क्या करना है, आपको टैप करना है। एक बार टाइप कर लिया, उसके बाद आप उसको क्वेश्चन भेजना है, ठीक है, वो आपको बोलेगा कि हाय सो एंड सो, जो भी आपका नाम है, गेट सोल्यूशंस टू योर डाउट्स एंड सेंड अ पिक्चर ऑफ योर डाउट और वी विल फाइंड द सोल्यूशन, ऐसा बोलेंगे। तो एक तो आप फोटो ले सकते हैं या फिर गैलरीज में चूज़ कर सकते हैं। फोटो मतलब आपके कैमरे के थ्रू, गैलरी मतलब आपके जो मोबाइल में स्टोर्ड फोटोज होता है ना, गैलरी होती है, तो उसके अंदर का फोटो भी आप भेज सकते हैं। तो यू कैन सेलेक्ट टेक अ पिक्चर और चूज़ फ्रॉम गैलरी। एक बार फोटो ले लिया आपने, आप क्लिक कर लो या फिर सेलेक्ट कर लो आपके फ़ोटो को, मतलब जिसके अंदर आपका वो पिक्चर, जिसके अंदर आपका क्वेश्चन है, डाउट है, उसको सेलेक्ट कर लो या फिर क्लिक कर लो। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है इसके बाद, एंड दैट इज़ कि यू जस्ट हैव टू क्रॉप दी क्वेश्चन। आपका जो भी क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको डाउट है उसको क्या करना है, आपको क्रॉप कर लेना। क्रॉप करने के बाद आप सपोज लेटर से उसको सेंड कर दें। सेंड करने के बाद वो आपको पूछेगा कि सपोज लेटर से विच सब्जेक्ट इज़ दिस, कौन से सब्जेक्ट का है, तो अपना नेसेसरी सब्जेक्ट चूज़ करें, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जो भी है आपका सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें लिस्ट आएगा, तो आप उसको चूज़ करें। एक बार आपने वो चूज़ कर लिया तो वो क्या करेगा, सिस्टम बोलेगा कि आई एम लुकिंग फॉर द सोल्यूशन, एंड इमीडिएटली अगर उसको मिलता है वो बोलेगा आई हैव अ सोल्यूशन। तो ये 3 to 4 सेकेंड्स में आपको आंसर दे देगा, मतलब विद इन 3 to 4 सेकंड्स आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 3 to 4 सेकंड्स के अंदर उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाता है। तो ये डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें, ठीक है। कितना ग्रेट है, आपको क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं डायरेक्टली आपको मिल जाते हैं आस्क अ डाउट फीचर में। तो मैं इसके फीचर्स बता देता हूँ क्या है। सबसे पहला, आपको कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब देयर इज़ नो लिमिट एज सच कि आप कितने क्वेश्चंस पूछोगे, कितने भी अनलिमिटेड क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, आस्क डाउट एट एनी टाइम, आप कोई भी टाइम के ऊपर इसको पूछ सकते हैं डाउट। 24/7 ये सिस्टम अवेलेबल है, तो आप कभी भी इस डाउट को पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट थिंग इज़ आपके इसके लिए आपका जो एक लेट्स से जो सोल्यूशन है वो आपको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इसका मिलता है। हाई क्वालिटी मतलब एक तो आपको इंग्लिश में भी मिलता है, हिंदी में भी मिलता है, हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट थिंग इज़ यू रिसीव एग्जैक्ट मैचेस फॉर द क्वेश्चंस। मतलब ऐसा नहीं होगा, मान लो आपने लिखा हुआ है सपोज आपका डाउट है व्हाट इज़ सपोज लेट्स से कोवलेंट बॉन्ड, और वो आपको आंसर दे रहा है आयोनिक बॉन्ड का, ऐसा नहीं होगा। तो आपने जो क्वेश्चन भेजा है उसी का एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा, एग्जैक्ट वेरी मच एग्जैक्ट आंसर्स आपको मिलेंगे। उसके बाद ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशंस टू लैक्स ऑफ क्वेश्चंस। तो ये जो डेटाबेस है हमारा काफ़ी बड़ा है एंड सभी लैक्स ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो आप खाली भेज दो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। गेट असिस्टेंस विथ होमवर्क, आपको होमवर्क के साथ असिस्टेंस मिल जाता है इसकी वजह से। मतलब आपका अगर सपोज मान लो कोई स्टडी में आपको कोई डाउट आता है और आपको होमवर्क करना है, तो होमवर्क में काफ़ी मदद हो सकती है। जो भी आपके डाउट्स हैं डायरेक्टली बस प्लेटफॉर्म पे सेंड कर दो और फिर प्लेटफॉर्म आपको मदद कर देगा इन योर होमवर्क ऑल्सो। तो ये सिस्टम 24/7 अवेलेबल है, अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं, एग्जैक्ट मैचेस मिलेंगे, हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशंस एंड डेटाबेस काफ़ी बड़ा है, लैक्स ऑफ क्वेश्चंस। सो डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें और अपने डाउट्स को पाइल अप ना होने दें और उसको सपोज लेटर से मतलब सॉल्व कर ले, रिजॉल्व कर ले। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है उसके फीचर्स क्या हैं वो बता दो। सबसे पहला, यू लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। एक तो सबसे पहला, अब घर बैठे पढ़ सकते हो, मतलब आपको किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आपने लगा दिया तो आपको किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको घर बैठे ही सब कुछ मिल जाएगा। सेकंड फीचर इज़ अनलिमिटेड एक्सेस टू लेट्स से ऑल द कोर्सेज। सभी जितने कोर्सेज हैं सबको आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको कोई भी कोर्स आपको सपोज लेटर से अनलिमिटेड एक्सेस उसका मिल जाता है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, हर एक चीज़ का अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया दैट से ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सपोज लेटर से टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया सभी टीचर्स आपको पढ़ा देंगे। मतलब एक तो अनलिमिटेड एक्सेस है, ऐसा नहीं है कि भाई आप पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सभी बैचेस का आपको एक्सेस मिल जाता है। नेक्स्ट इज अबाउट टॉप एजुकेटर्स। तो टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया विल बी टीचिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो जितने इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं प्रॉपरली यही पढ़ा रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं है फिर। मतलब आप जो पढ़ोगे, जिससे पढ़ोगे वो प्रॉपर टीचर से पढ़ोगे। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तुमको डाउट क्लियरेंस का मतलब आस्क डाउट फीचर तो है ही है, लेकिन हमारे इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। मतलब एवरी 4th पीरियड इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आंसर राइटिंग सेशंस। तो आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, व्हाट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन शुड बी डन, वो सब कुछ वो भी बताया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। सिलेबस का एग्जॉस्टिव कवरेज हम लोग करते हैं, मतलब इसके अंदर पूरा डिटेल में सब कुछ एकदम करेक्ट प्रॉपर सब कुछ कंप्लीट किया जाता है। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक टॉप टू बॉटम हर एक पॉइंट ठीक से कवर किया जाता है, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट मेंटरशिप एंड गाइडेंस। मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी होती है, तो आपको गाइड किया जाएगा सपोज लेट से कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एवरीथिंग। आपका जो स्टडी मटेरियल है आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। लेक्चर्स का जो भी टीचर्स लेंगे एजुकेटर्स, उनके PDF आपको मिल जाएंगे। बाद में है प्रैक्टिस टेस्ट, मतलब आपने जो पढ़ा है उसका सच में आपको कितना एसिमुलेट हुआ है वो चेक करने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट भी होते हैं। उसके बाद वी हैव लाइव टेस्ट सीरीज़। लाइव टेस्ट सीरीज़ भी होती है, मतलब जिसके अंदर एकदम लाइव आपका टेस्ट लिया जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट बैच कोर्सेज। बैच कोर्सेज भी चलती हैं, मतलब कैसा है कि स्कूल में कैसे रहते हैं सभी बैच में बैठते हैं, सपोज एक ही क्लास में रहते हैं, वैसे ही कुछ बैच कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। नाउ विथ ऑल ऑफ दीज कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं, जैसे कि डेली प्रैक्टिस सेक्शन होता है। बाद में वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़ भी होती है। मतलब डेली प्रैक्टिस सेक्शन तो वो तो रोज़ के रोज़ होते ही होते हैं। देन वी हैव वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़ ऑल्सो। देन वी हैव लाइव क्विजेस होता है। मतलब डेली प्रैक्टिस सेक्शन में कैसा है कि डेली प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ तो आते रहता है। वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़ मतलब हफ्ते में एक बार एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर टेस्ट होती है, तो उससे भी आपको फ़ायदा हो जाता है। फिर बाद में है लाइव क्विजेस, तो आपको MCQ बेस्ड लाइव क्विजेस होते हैं। इसका क्या फ़ायदा है 5 सब्जेक्ट के लिए होता है ये, दैट इज़ साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। एंड इसके अंदर कैसा है कि ऑल इंडिया लेवल पे ये रोज़ क्विज़ होते रहते हैं।
तो आपका कैसा है, एक तो कंपटीशन आपको समझ में आती है बाकी के बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, एंड सेकंड थिंग यू विल अंडरस्टैंड इज अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है आपसे तो आप उसको ये भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बाद में एक डिटेल्ड सोल्यूशन भी दिया जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी गलती कहाँ है। ये रोज़ ऐसे बहुत सारे क्विज होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर टाइम रिक्वायरमेंट वहाँ पे सब टॉपिक वगैरह सब लिखा होता है। अगर किसी टाइम पे आप फ्री हो तो प्रैक्टिस आप कर सकते हो इन क्विजेस में से। नेक्स्ट थिंग इज डेली एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। डेली बेसिस पे एमसीक्यू का टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज ये होता है, आप इसको भी अटेंड कर सकते हैं और अपना जो रिजल्ट है वो और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये प्लस सब्सक्रिप्शन कितने प्राइस का होता है, तो देखो मतलब इसका प्लान कैसा है, कितने रुपए का रहता है वगैरह वगैरह। सो लेट अस डिस्कस दैट। तो अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है, पहली चीज़ हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस और आइकॉनिक। प्लस एंड आइकॉनिक अभी आप देख सकते हैं, मान लो अभी आप 9th में हो तो 9th 10th 11th 12th के लिए एक स्पेशल फीचर चल रहा है। 12 महीने का जो पैकेज है आपका वो मिलता है अराउंड लाइक 15,000 रुपये में, एक महीने का मिलता है 3,000 रुपये का। तो देखो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर हाइयर प्लान। देखो अभी एक महीना कितने को गिर रहा है, 3,000 रुपये को। 12 महीने के हिसाब से कितना होना चाहिए, 12 महीने के हिसाब से होना चाहिए 0 0 0 12 3 36, मतलब 36,000 होना चाहिए पूरे साल का। लेकिन 12 महीने मतलब एक साल का फीस कितना बोला है, 15,000। देखो आधे से भी कम होता है, मतलब एक महीने से एक्चुअली आपको अफोर्डेबल प्लान्स नहीं है एक महीने वाले, उससे अच्छा है कि आप 12 महीने के लिए चले जाओ। 15,000 में ही आपको पूरा साल भर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि भाई अनअकैडमी अच्छा है, मतलब सपोज लेट से आपके 11th 12th के लिए भी काम में आएगा, तो आप 12 महीने का, 18 महीने का, 24 महीने का भी 36 या फिर 48 आप वैसा भी ले सकते हैं। 4 साल का एंटायर पैकेज 48 मंथ्स का 40,000 में आप वैसा भी कर सकते हैं। या आपके ऊपर है कि सपोज इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से आप कैसा लगाना चाहते हो, बट मिनिमम 12 के लिए जाओ ताकि आपका मतलब साल भर टेंशन नहीं रहेगा फिर आपको। सेम गोज़ फॉर 10th 11th 12th। अगर आप 10वीं में हैं तो उन आपके लिए वैसे ही पैकेजेस हैं सेम, आप आपके हिसाब से लगा सकते हो। एंड मोर ओवर ये जितने मैंने प्राइसेस बोले इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट के लिए क्या करना है, तो आपको यूज़ करना है द कोड AS Live10। AS Live10 मतलब अजिंक्य सोलंकी LIVE10। इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कितना ऑफ मिल जाता है, 10% का ऑफ मिल जाता है। देखिए कितना बढ़िया है। तो ऐसा आपको कहाँ मिलेगा, सही है, मतलब इतने सारे फीचर्स ये जो बोले, प्लस मतलब इतने फीचर्स वो भी कम दाम में, वो भी 10% डिस्काउंट के साथ। नो प्लेटफॉर्म इज़ ऑफरिंग, तो ये प्लेटफॉर्म का बहुत ही लेट्स से यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। 15,000 में इतना अगर सब कुछ मिल रहा है फैसिलिटीज़, आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील, यू शुड गो फॉर इट। अब नेक्स्ट थिंग है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। नाउ व्हाट इज़ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन? आइकॉनिक प्लस का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, आप ऐसा पकड़ के चल सकते हो, दिस इज़ एडवांस्ड वर्जन ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। अब आइकॉनिक में क्या होता है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड्स ऑन लर्निंग। तो हम लोग कैसा है, ज़्यादा हैंड्स ऑन लर्निंग पे इस पे फोकस रहेगा आइकॉनिक में। वी आर हैप्पी टू प्रेजेंट अ 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम दैट गिव्स यू ऑल द असिस्टेंस यू नीड। तो आपको 360 डिग्री सपोर्ट है ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। मतलब क्या है, 360 डिग्री सपोर्ट है, मतलब हर चीज़ में आपको सपोर्ट मिलेगा। सबसे पहला है पर्सनल मेंटर, like you can get one-on-one guidance from top educators for all your concerns। टॉप एजुकेटर से one-on-one गाइडेंस आपको मिलता है, पर्सनल मेंटर रहता है आपका, मतलब पर्सनली आपके लिए स्पेशली एक मेंटर असाइन किया जाता है कि जो आपको गाइड करेगा। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सॉल्विंग। अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स। आपके जो भी डाउट्स हैं तो उसमें लाइव डाउट सॉल्विंग होती है, जैसे कि सामने सामने, मतलब तुम पूछोगे क्लास के जैसे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस जैसी होती हैं, वैसे ही आप लाइव डाउट सॉल्विंग होगा, आप पूछना उसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट वीकली रिपोर्ट। वीकली रिपोर्ट मतलब ये सभी आइकॉनिक के फीचर्स हैं। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया मेंटर का, सेकंड हो गया लाइव डाउट सॉल्विंग, थर्ड देख रहे हैं अभी, थर्ड है वीकली रिपोर्ट्स। मतलब यहाँ पर हफ्ते के कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आएंगे। तो गेट डिटेल रिपोर्ट ऑफ क्लासेस अटेंडेड एंड परफॉर्मेंस इन टेस्ट एंड क्विजेस। आपने कौन सी क्लासेस अटेंड की, आपका परफॉर्मेंस कैसा है टेस्ट में, क्विजेस में, वो भी आपको कहाँ मिलेगा, थर्ड सपोज लेट्स से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। फोर्थ इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। तो देयर आर रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर। ये जो आपको पर्सनल मेंटर असाइन हुआ है उससे आपके पेरेंट डिस्कस कर सकते हैं कि भाई आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, किस तरह की पढ़ाई हो रही है, वो दैट ऑल्सो कैन बी डिस्कस्ड। लेटर ऑन स्टडी प्लान, स्टडी प्लानर भी आपको मिल जाता है, ये फिफ्थ फीचर है।
स्टडी ट्रैकर प्लान एंड लेट्स से रिव्यू दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। तो ये ऐसी क्या है चीज़ है कि जो आपके रिव्यू को क्या करती है, आपके जो पढ़ाई है उसको क्या करती है, हाईलाइट करती है, आपका प्रोग्रेस कैसे है, पढ़ाई कैसे चल रही है वगैरह वगैरह। सो स्टडी प्लानर इज़ फॉर दैट। नेक्स्ट थिंग इज ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, दैट इज लाइव क्लासेस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स, मॉक टेस्ट सीरीज एंड देन द क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड बैच कोर्सेज एज पर द एग्जाम सिलेबस। तो आपको प्लस के तो सभी फीचर्स मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा ये भी आपको क्या मिलेंगे, सपोज लेट से एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। हाँ, तो इसका रेट्स देख लेते हैं, कितने का है, प्राइस कैसा है, क्या है। तो देखो, जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस है अराउंड 28,000 है 12 महीने का। मानता हूँ कि सपोज लेट से इसके ऊपर अवेलेबल है क्या डिस्काउंट, यस। तो आप AS Live 10 को इस्तेमाल कर सकते हैं, AS Live 10, एंड आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन 28,000। लेकिन फिर प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों है? प्लस सपोज प्लस की 15,000 है, आइकॉनिक की 28,000 है, ऑलमोस्ट डबल है। ओके, तो ऐसा क्या है? तो आइकॉनिक में मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, आइकॉनिक में प्लस के फीचर तो सभी मिल ही रहे हैं, बट दीज एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको मिल रहे हैं। 360 डिग्री सपोर्ट जो हम लोग जिसको बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट, तो ये आपको मिलेगा सिर्फ आइकॉनिक में। अब आइकॉनिक के लिए आपको थोड़ी सी फीस ज़्यादा है, तो इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से आप दोनों में से एक को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 15,000 में, देखो टीचिंग तो दोनों तरफ है, अगर आपको 15,000 ही सपोज लेट्स यू कैन अफोर्ड, तो यू 15,000 के लिए चाहिए। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम फैसिलिटीज चाहिए जैसे ये है, तो यू कैन गो फॉर 28,000। आपके ऊपर है, इट्स नॉट कंपलसरी कि भाई आइकॉनिक ही लेना है फिर प्लस ही लेना है, दोनों में से जो भी आपसे बन पड़ता है यू कैन टेक इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, इकोनॉमिक कैपेसिटी। अभी उसके ऊपर दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट है। तो जब आप अप्लाई करें तो नीचे एक बटन होगा, डू यू हैव अ रेफरल कोड, तो वहाँ पे आप लिखना है AS Live 10 ASLIVE10। तो अजिंक्य सोलंकी LIVE10 अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। सो डेफिनेटली इस चीज़ का यूज़ करें, राइट। अभी विद दैट पॉइंट इन माइंड लेट मी गिव यू सम आइडिया अबाउट दी जो न्यू बैचेस शुरू हुई हैं, ठीक है, जो कुछ नए बैचेस शुरू हुई हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तुमको दे देता हूँ। ओके, सो जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर। ओके, सो ये रही बैचेस। एक मैं वीडियो को साइड में करता हूँ। देखो, हाँ, तो ये नई फुल बैच, एक मास्टर बैच शुरू हुई है पूरे सिलेबस के लिए, एंटायर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। सो मेरी जो बैच फिलहाल चल रही है वो साइंस की बैच है, शाम को 5 to 6 बजे, ठीक है, 5 से लेकर 6 बजे तक शाम के ये क्लास चलेगी, कि जिसके अंदर फुल सिलेबस कवर किया जाएगा साइंस का, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो एंड PYQ एंड सैम्पल पेपर बैच भी एक चल रहा है, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं साइंस ले रहा हूँ। तो आप साइंस के बैच को आप अटेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर PYQs एंड सैम्पल पेपर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पावर पैक बैच। ओके, तो पावर पैक बैच में सपोज लेटस से इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो पावर पैक बैच में आई एम कंप्लीटिंग पर्सनली केमिस्ट्री एंड सपोज लेट से बायो, सपोज लेट से जो फिजिक्स पार्ट है, तो फिजिक्स पार्ट सपोज लेट से मैं ले रहा हूँ। लेकिन जो हमारी मास्टर बैच है, मास्टर बैच में कंप्लीट सिलेबस बैच, उसके अंदर साइंस कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे फिजिक्स भी दूसरे बैच में चल रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग आप इसमें से कोई भी प्लस कोर्सेस हैं ये, तो प्लस बैच में आप कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर लें, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा विद द यूज़ ऑफ द कोड AS Live 10। नाउ बिफोर आई एंड अप माई सेशन, सपोज लेट्स से डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली मिल सकें, ठीक है। तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना है, एंड आपको सभी जितने प्रैक्टिकल सेशंस हैं आई विल टीच अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय।